हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AEN का जो एग्ज़ाम अभी आज कंडक्ट कराया गया 31 मई 26 को। तो उसमें जो GK सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको प्राइमरली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे बजट मर्ज्ड विद जनरल बजट इन विच फाइनेंशियल ईयर। तो रेलवे बजट जो है दैट इज़ कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सबको पता होगा अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करना होता है इसको हर एक साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मर्जर है, ठीक है, टिल 2017 तक जो है, टिल 2016 तक जो है, तो यह जो है तो सेपरेट प्रेजेंट किया जाता था, ओके। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो है तो 21 सितंबर 2016 को इसका अप्रूवल दे दिया कि इसको मर्ज करना है, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो 92 ईयर जो ओल्ड प्रैक्टिस थी फॉर प्रेजेंटिंग द बजट सेपरेटली, इसको जो है तो यहाँ पे पूर्ण विराम मिला। और इसके बाद जो है तो सबसे पहला जो कंबाइंड बजट प्रस्तुत किया गया वह फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, कौन थे, अरुण जेटली के द्वारा जो है तो प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और इसका जो मर्जर हुआ वो कब हुआ? इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओके। और जो रेलवे बजट वो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? लास्ट वाला वह सुरेश प्रभु ने किया था। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके मर्जर की। तो मर्जर जो है तो इसको सजेस्ट किया था किसने? बाय विवेक देबरॉय कमेटी। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विवेक देबरॉय कमेटी फ्रॉम नीति आयोग, ओके। कमेटी फ्रॉम नीति आयोग, ओके। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए जो पेपर सबमिट किया गया था दैट इज़ वाइट पेपर टाइटल्ड विथ डिस्पेंसिंग विद द रेलवे बजट, डिस्पेंसिंग विद द रेलवे बजट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो द पेपर वॉज प्रेजेंटेड टू रेलवेज मिनिस्टर सुरेश प्रभु, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2017-18। नेक्स्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा दैट इज़ एक्स ऑफिसियो, ठीक है। इट इज़ एक्स ऑफिसियो पोस्ट। सो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा ही विल बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे NDMA की अगर बात कर लें तो यह बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। यह एक एपेक्स बॉडी है जो बेसिकली क्या करती है, जितने भी पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड, तो फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और जो भी गाइडलाइंस हैं समय समय पर मिनिस्ट्रीज़ को देना है वो गाइडलाइंस, ठीक है। इसके अलावा स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन विद स्टेट अथॉरिटी जो है, स्टेट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन, ओके। तो ये सब जो काम है ये किसका है? दिस इज़ द वर्किंग, और NDMA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो NDMA के फॉर्मेशन की, तो NDMA वॉज formed on 23rd December 2005. It is very important, okay. और it is headed by the Prime Minister. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टेयर। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ शुगर केन 80 से 82 टन हो जाता है पर हेक्टेयर, तो इट इज़ हाईएस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द खरीफ क्रॉप टाइम। इट इज़ बेसिकली, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दैट इज़ खरीफ क्रॉप के अंदर जो सोइंग टाइम है दैट इज़ जून जुलाई होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है बेसिकली हार्वेस्टिंग टाइम
वह क्या होता है आपका सितंबर अक्टूबर होता है, तो इसको आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है, क्योंकि ये टाइम जो होता है तो मानसून वाला टाइम होता है, तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वार्म टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे राइस हो गया, पैडी जिसको बोलते हैं, दैट इज़ पैडी, मेज हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये कुछ फेमस खरीफ क्रॉप हैं। इसके अलावा कुछ जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये कुछ पल्सेस हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सोयाबीन, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट हो गया, ओके। शुगर केन इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। तो ये जो है बेसिकली खरीफ क्रॉप हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपरेशनल कॉस्ट रेशियो। तो बेसिकली ऑपरेटिंग जो रेशियो है वह दो रेशियो का सम होता है, दैट इज़ टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस कितना है आपका, और इसके अलावा जो है आपकी ग्रॉस ट्रैफिक अर्निंग कितनी है। सो ग्रॉस ट्रैफिक अर्निंग, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। और जितना ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा उतनी जो सिस्टम की फाइनेंशियल हेल्थ है उतनी अच्छी होगी, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी विल बी द हायर, ओके। सो अभी अगर मैं रीसेंट फिगर की बात करूं तो अभी जो इंडियन रेलवेज़ के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो है लगभग 98.5% के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो 90.85% का मतलब यह हुआ कि रेलवेज इस जो स्पेंडिंग कर रही है वह लगभग 98.5 रुपीज़ कर रही है, 98.5 रुपीज़ की स्पेंडिंग कर रही है फॉर एवरी 100 रुपीज़ दे अर्न, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के अर्निंग में जो है तो उसका 98.5 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, ठीक है। ये अर्निंग हो गया, अर्निंग पॉइंट 100 रुपीज़ है तो उसमें 98.5 रुपीज़ जो है वह क्या हो रहा है बेसिकली आपका एक्सपेंस हो जा रहा है। तो जो बहुत स्लिम सरप्लस है यहाँ पे, दैट इज़ स्लिम सरप्लस ऑफ कितना ही मिल रहा है आपको, दैट इज़ 1.5% मिल रहा है। इस 1.5%, ये 1.5% जो है तो आपको कैपिटल एक्सपेंशन के लिए मिल रहा है। तो वेरी स्लिम सरप्लस इज फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट, ओके। तो ये था आपका ऑपरेटिंग रेशियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इन फ्रेट सेगमेंट रेलवेज एस्टिमेटेड अर्निंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 इज़ एक्सपेक्टेड एज। तो इन फ्रेट सेगमेंट जो है रेलवेज एस्टिमेटेड अर्निंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 इज़ एक्सपेक्टेड एज 1.88 लाख करोड़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.88 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है टेहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। सो टेहरी डैम दैट इज़ बिल्ट ऑन, इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले यह कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। और यह जो है तो हाईएस्ट डैम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट और टॉलेस्ट जो भी बोल दो, टॉलेस्ट डैम इन द कंट्री। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, दैट इज़ 260.5 मीटर है, लगभग 855 फीट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओके। और यह लोकेटेड है भागीरथी रिवर पे। तो ऑन विच रिवर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ भागीरथी रिवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एप्लीकेशन है तो भागीरथी रिवर के अंदर जो टेहरी डैम है बेसिकली यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं तो इसमें जो है इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो द word socialist is added in which constitutional amendment to the preamble of India? It is very important, that is the 42nd constitutional amendment, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का पीरियड वॉज द एमरजेंसी पीरियड, आपको पता होगा, ठीक है। एमरजेंसी पीरियड कब से कब तक था तो ये भी आपको बता दूँ मैं, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी, ओके। और यहाँ पे ये जो इस पीरियड पर जो सरकार थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी,
आपको पता है यहाँ पे कि दिस वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, दैट इज़ लेड बाय द इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इसमें जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल के अंदर आपके वर्ड थे दैट इज सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड जो है तो पहले से प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जो वर्ड ऐड किए दैट इज़, एक वर्ड ऐड किया सोशलिस्ट, ओके, फिर दूसरा वर्ड ऐड किया सेकुलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्युलर। तो ये दो वर्ड जो है तो यहाँ पे ऐड किए गए, सोवरिन और सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ में। और ऑल्सो जो है यूनिटी ऑफ नेशन जो था, एक वर्ड था यहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन, तो यूनिटी ऑफ नेशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले यूनिटी ऑफ नेशन था तो इसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साथ ऐड कर दिया गया, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को भी रिड्यूस कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ पूछा जा रहा है एलपीजी गैस कंटेन्स मिक्सचर ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ एलपीजी गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एलपीजी दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह क्या है, फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ, फ्लेमेबल है सबसे पहले, फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली प्रोपेन, आपको पता होगा प्रोपेन इज़ नथिंग बट C3H8, और ब्यूटेन दैट इज़ C4H10, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बेसिकली एक ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड हैवियर देन एयर होती है ये, इसके अंदर एक जो है तो गैस यहाँ पे, या आपको ऑर्डरेंट बोलें, एक ऑर्डरेंट यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है, दैट इज़ अ एथाइल मरकैप्टन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोन, एथाइल मरकैप्टन, जिसकी स्मेल जो होती है दैट इज़ वेरी पंजेंट स्मेल, ओके, बहुत पंजेंट होती है। तो जब भी गैस लीक करती है तो यहाँ पे ये ऑर्डरेंट जो है तो इससे पता लगता है कि गैस लीक हो रहा है, सो यहाँ पे यह डिटेक्ट हो जाता है लीकेज। तो एथाइल मरकैप्टन को भी आपको याद रखना है यहाँ पे, इसके अलावा प्रोपेन ब्यूटेन तो याद रखना ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे कथकली डांस बिलोंग टू विच स्टेट, ओके। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बात करूँगा, दैट इज़ देर आर 9 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल डांसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है तो यह बेसिकली क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है क्लासिकल डांसेस, यह वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी आपको पता होगा, संगीत नाटक अकेडमी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसमें जो है तो इन्होंने कुछ जो क्लासिकल डांसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डांस है दैट इज़ भरतनाट्यम, ओके, भरतनाट्यम, दिस भरतनाट्यम वॉज पॉपुलरली डन इन तमिलनाडु, ओके। इसके बाद फिर कथक कहाँ होता है आपको पता होगा, दैट इज़ इन यूपी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है। जो पूछा जा रहा है कथकली, ये कथकली कहाँ होता है, केरलम में होता है, केरलम, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ होता है, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ओडिसी आपको पता होगा, नाम से पता लग रहा है ओडिशा में होगा। फिर मणिपुरी कहाँ होगा, दैट इज़ मणिपुर, नाम से पता लग रहा होगा, ओके। इसके अलावा जो है मोहिनी अट्टम कहाँ होगा आपका, केरलम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक डांस है सत्रिया कहाँ होगा,
असम। ओके, बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक दैट इज़ छऊ। छऊ यह बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में होता है। कहाँ होता है? ईस्टर्न इंडिया में। और ईस्ट इंडिया में बात करूँ अगर तो उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में ये बहुत फेमस डांस है छऊ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये 9 जो क्लासिकल डांसेस हैं इनका नाम याद रखना है, और इसको जो है तो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ केरलम। केरलम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, तो आपको पता होगा 2 वाटर बॉडी, दैट नेम इज अ पर्सियन गल्फ, दैट इज अ पर्सियन गल्फ, और दूसरी गल्फ है दैट इज़ गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। तो इनको कनेक्ट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अभी जैसे कि यहाँ पे ईरान में जो है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्राइसिस चल रही है, तो वर्ल्ड का लगभग 20% LNG जो होता है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये भी एक खासियत है यहाँ पे, 20% LNG दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और लगभग जो 25% आपका जो सी बोर्न ऑयल है, सी बोर्न ऑयल, उसका जो ट्रेड होता है वह गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ नागालैंड। क्या आ जाएगा? नागालैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, दैट इज़ 10 डेज़ फेस्टिवल होता है। 10 डेज़ फेस्टिवल होता है नागालैंड के यहाँ पे, और इसी पर जो है तो हॉर्नबिल डांस किया जाता है। हॉर्नबिल डांस, इसी फेस्टिवल में जो है हॉर्नबिल डांस का प्रोग्राम किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट हैं उनके लिए इस फेस्टिवल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यह जो हॉर्नबिल है ये क्या है? वहाँ पे फॉरेस्ट बर्ड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विश्वकर्मा योजना? तो सबसे पहले यहाँ पे जो PM विश्वकर्मा योजना है, दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसको लॉन्च किया किसने? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और बेसिकली इसके अंदर जो है तो जितने भी आर्टिसंस हैं और क्राफ्ट पर्सन हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, तो उनकी क्रेडिट, उनकी जो स्किल है, ठीक है, आर्टिसंस और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी स्किल को इन्हेंस करना। ठीक है, तो स्किल ट्रेनिंग बेसिकली, और मॉडर्न टूल के साथ जो है तो वो कैसे उसको उपयोग करेंगे, ठीक है, मार्केट के साथ सपोर्ट उनको कैसा मिलेगा, तो उन सबको लेके जो है तो बेसिकली यह PM विश्वकर्मा योजना चलाई गई थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो है तो ऐसे आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन जो कि 18 ट्रेड्स, इसमें कितने टोटल 18 ट्रेड्स जो है तो बताए गए हैं। जैसे कोई कारपेंटर है, ओके, या सपोज़ कोई बोट मेकर है ना, कोई गोल्ड स्मिथ है, पॉटर है, तो मैसन है, तो इन सबको जो है तो यहाँ पे उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग जो दी जाएगी। साथ में PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड इनको मिलेगा। इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इस स्कीम के तहत जो है तो बेसिकली इनिशियल जो है तो लगभग 1 लाख रुपए का आपको लोन दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का बेसिकली कोलैटरल फ्री जो है इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन आपको दिया जाएगा फॉर द 18 मंथ, ओके, टेन्योर के लिए। तो ये PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो है तो इम्पॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन इन इंडिया। तो पॉलिसी फॉर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है बेसिकली गवर्नमेंट्स की, दैट इज़ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है दैट इज़ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम।
इसके तहत बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 10 प्रोजेक्ट्स। कितने प्रोजेक्ट्स? 10 प्रोजेक्ट्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.6 लाख करोड़। 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी 10 प्रोजेक्ट्स पे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और यह जो प्रोग्राम है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, तो इंडिया के अंदर जो है चिप डिज़ाइन का इकोसिस्टम बिल्ड करना, ठीक है, यह इस प्रोग्राम का मेन एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ गगन। तो गगन का फुल फॉर्म थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे। दैट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, बेसिकली इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ओके, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम and jointly developed by ISRO, Indian Space Research Organization and Airport Authority of India. Okay, so it defines GPS signal to enhance navigational accuracy and reliability. It is very important. तो यह बेसिकली करती क्या है कि जो GPS सिग्नल है उनको इन्हेंस व्हाट नेविगेशनल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ओके, तो इसका यूज़ बेसिकली कहाँ पे है आपका, अगर मैं बात करूँ तो सिविल एविएशन में इसका यूज़ रहेगा। ठीक है, ग्लोबल फुटप्रिंट में इसका यूज़ रहेगा। ओके, और इसके अलावा जो है तो आपका बियॉन्ड एविएशन में भी इसका यूज़ रहेगा। इंडियन रेलवे सिग्नलिंग्स वगैरह को जो है तो यह काफ़ी प्रिसाइसली तरीके से प्रोजेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ उज्ज्वला योजना। बेसिकली दिस योजना वॉज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, PMUY। और यह योजना जो है तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी ऑन 1 मई 2016 को। और इसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो 50 मिलियंस LPG कनेक्शंस देने थे, 50 मिलियंस LPG कनेक्शंस किसको देने थे, तो जो बिलो पुवर्टी लाइन की वीमेंस हैं, ठीक है, उनके नाम यहाँ पे जो है तो बिलो पुवर्टी लाइन्स वीमेंस, तो उनकी फैमिली को जो है तो यहाँ पे LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा फेज है, दिस इज़ द फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज जो है तो इसका लॉन्च हुआ, दैट इज़ PMUY 2.0। यह इन द ईयर 2021 लॉन्च हुआ। और इसके अंदर जो है तो माइग्रेंट्स फैमिलीज़ को, क्योंकि कोरोना का समय था तो जो माइग्रेटिंग फैमिलीज़ थी उसको कवर किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना कमेंसिंग ईयर। तो इसका आंसर तो आपको पता हो जाएगा, दैट इज़ 1 मई 2016। 1 मई 2016, तो 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लोइंग इन विच स्टेट। तो ये भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पे। बेसिकली इसका मैं अगर बात करूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा और करेक्ट करते हैं, दैट इज़ नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू दैट इज़ फ्लोज थ्रू विच स्टेट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ MP मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, तो ताप्ती रिवर जो है बेसिकली और नर्मदा रिवर, ये दोनों रिवर जो है तो MP से ओरिजिनेट होती हैं।
है ना। दिस ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, एक सिटी है बैतूल, तो बैतूल में मुल्ताई जगह है, वहाँ से होती है। और यह नर्मदा जो है तो बेसिकली आपको पता होगा यह जबलपुर है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, बेसिकली जबलपुर नहीं है अमरकंटक, अमरकंटक इज़ इन अनदर सिटी ऑफ द एमपी। ओके, बट अमरकंटक से निकलती है ये, और ये निकलती है मुल्ताई से। ओके, और अनूपपुर, अनूपपुर सिटी अभी याद आया मेरे को, अनूपपुर सिटी है जो एमपी के अंदर, वहाँ पे है अमरकंटक, तो वहाँ से निकलती है। और यह एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू फ्लो होते हुए आपके अरेबियन सी में गिर जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज़ पूछा जा रहा है कि तो यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दिस इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ओके, वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आपको पता होगा टोटल 5 नदियां हैं। ठीक है, चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास, तो ये 5 जो नदियां हैं ये मिलके बनाती हैं दैट इज़ व्हाट, इंडस वाटर सिस्टम। तो इंडस वाटर सिस्टम में जो है तो यहाँ पे इनके वाटर की शेयरिंग कैसे होगी, इसको लेके एक ट्रीटी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें असिस्टेंस किसका था, वर्ल्ड बैंक का, तो विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है, ओके, यहाँ पे इनकी वाटर शेयरिंग कैसे होगी उसको लेके इस ट्रीटी में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे लिंक विच 2 सिटीज़। तो गंगा एक्सप्रेसवे बेसिकली मेरे को लग रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यह, और यह जो है तो यूपी के अंदर मीरठ और प्रयागराज, ओके, तो दिस इज़ अ मीरठ टू प्रयागराज, प्रयागराज ये 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, और इसका जो लेंथ है अप्रॉक्स 594 किलोमीटर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यह जो है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो बनाने का जो काम है वह कौन कर रहा है, तो दिस इज़ द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीडा, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे यूपीडा द्वारा जो है तो इसको बनाया जा रहा है 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे जो मीरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार रीजन फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। ओके, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पे अगर बात करें तो दिस कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ कलकत्ता हाई कोर्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसके अलावा जैसे एक पुदुचेरी है, पुदुचेरी, तो पुदुचेरी जो है बेसिकली यह मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है, मद्रास हाई कोर्ट। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, यह केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट। इसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज एलिजिबल टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ मिनिमम एज टू बिकम द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ द 35 ईयर्स। कितना है, 35 ईयर्स। इसके अंदर जो आर्टिकल है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 157, अंडर आर्टिकल 157 ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई भी पर्सन अगर उसको गवर्नर बनना है तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो 35 ईयर्स ऑफ एज जो है तो और किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है। प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले बनना है अगर तो 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। गवर्नर्स के लिए भी कितना होना चाहिए, दैट इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। ओके, लोकसभा मेंबर बनना है आपको तो 25 साल में बन सकते हैं, 25 साल
राज्यसभा में मेंबर बनना है अगर आपको तो 30 ईयर्स का एज चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट आपको एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है आर्टिकल 344 इज रिलेटेड विद। तो बेसिकली आर्टिकल 344 डील्स विद द कमीशन एंड कमिटी। ठीक है, तो बेसिकली राजभाषा आयोग की बात की जा रही है यहाँ पे। कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एट एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो राजभाषा आयोग की जो बात है यहाँ पे आर्टिकल 344 के अंदर की जाती है। इट डील्स विद द कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन साइंस वॉज। इनको नोबेल प्राइज़ किस में मिला? फिजिक्स में मिला था। फिजिक्स में कब मिला था? तो 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? तो डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। डिस्कवरी ऑफ क्या था? दैट इज़ रमन इफेक्ट। इट इज़ वेरी नोन एज दैट इज डील्स विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके बारे में जो है तो इन्होंने बताया था 1930 के अंदर। तो ये थे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर पहला नोबेल लॉरेट कौन था, जो फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट वॉज रविंद्रनाथ RNT टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और जो CV रमन को मिला दैट वाज इन 1930 मिला। नेक्स्ट है, विच रिवर फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली घग्गर। वन रिवर दैट नेम इज घग्गर। दिस घग्गर रिवर forms a border between Punjab and Haryana in northern India. It is very important. Basically, it originates from शिवालिक हिल्स और यह फ्लो होती है हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, इसको एंशियंट टाइम पे जो है तो सरस्वती रिवर भी जो बोलते थे, सरस्वती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा था फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन द ईयर 1576। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, 1576 में यह लड़ाई लड़ी गई। तो यहाँ पे एक साइड जो थे वह महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ये कहाँ के हैं? तो मेवाड़ के हैं, आपको पता होगा। दिस इज़ मेवाड़ के शासक थे। इसके अलावा जो मुग़ल फोर्सेस थी, तो मुग़ल्स थे दूसरी साइड। मुग़ल्स मतलब अकबर की सेना, और अकबर की सेना को लीड कौन कर रहा था? तो दैट वाज लेड बाय राजा मान सिंह फर्स्ट ऑफ आम्बेर। ठीक है, तो बेसिकली ये लड़ाई जो थी वह महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच थी। और राजा मान सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दिस इज़ बेसिकली दिस बैटल टू प्लेस एट हल्दी घाटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, ASI। ठीक है, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, और बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया।
किसके, जहाँ पे जो मोनूमेंट्स हैं, एंशियंट मोनूमेंट्स और एंशियंट साइट्स है, तो वहाँ पे जाके उनको रिसर्च करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं करेक्ट करना चाहूँगा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन द ओलंपिक मेडल, प्लेयर विन द ओलंपिक मेडल। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो पहला ओलंपिक मेडल मिला है बैडमिंटन के अंदर, वह मिला है आपकी साइना नेहवाल को। ठीक है, दैट इज़ साइना नेहवाल। और यह क्या मिला था, ब्रोंज मिला था इनको 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें मिला था। ठीक है, इसके बाद जो सिल्वर मिला है दैट इज़ वह किसको मिला है, पीवी सिंधु को। सो पीवी सिंधु, और यह क्या मिला है, सिल्वर मिला है। और कब मिला है, 2016 में, और यह ओलंपिक हुआ था रियो ब्राज़ील के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ साइना नेहवाल। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वॉज द होम रूल एक्टिविस्ट इन इंडिया, तो होम रूल एक्टिविस्ट अगर बात करें तो दिस होम रूल मूवमेंट वॉज लेड स्टार्टेड इन द ईयर 1916 एंड वॉज लेड बाय 2 पर्सन, दैट इज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एनी बेसेंट। ओके, so their main objective to achieve self government, to achieve what, self government for India within British Empire, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय द रेबल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ बहादुर शाह जफ़र सेकेंड। ओके, तो मैंने अभी बताया आपको दैट इज़ बहादुर शाह जफ़र, या बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं इनको, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है थॉमस कप बिलोंग्स टू विच गेम। तो बेसिकली थॉमस कप जो है यह प्रतियोगिता मेंस बैडमिंटन की है। ओके, सो इट इज़ अ मेंस बैडमिंटन। इसका एक और जो फीमेल वाला वर्जन होता है दैट इज़ उबर कप। तो उबर कप जो होता है दैट इज़ व्हाट, वीमेंस का होता है। तो वीमेंस बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है, उबर कप होता है। और एक होता है सुधीरमैन कप। यह सुधीरमैन कप जो होता है यह होता है मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ओके, बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये था थॉमस कप, उबर कप और सुधीरमैन कप। ये तीनों कप होते हैं तो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन थ्रू विच अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
माइनर हेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा किया गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 1905 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन था, उसके द्वारा किया गया। और इसके अंदर बेसिकली बंगाल को ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में डिवाइड कर दिया गया। ईस्टर्न पार्ट की जो कैपिटल है दैट वाज ढाका, वह ढाका जो प्रेजेंट है अभी ढाका को बनाया गया। और वेस्टर्न पार्ट की जो कैपिटल है वह कलकत्ता को बनाया गया, दैट इज़ प्रेजेंट कोलकाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज स्क्रिप्ट तो क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्क्रिप्ट वॉज देवनागरी है। अंडर आर्टिकल 343 के अंदर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्लानेट 51, तो स्टाफ वेलफेयर है प्लानेट 51। ओके, स्टाफ वेलफेयर। नेक्स्ट है प्लान हेड फॉर न्यू लाइन इज, तो प्लान हेड फॉर न्यू लाइन इज दैट इज़ 11 नंबर। ओके, तो इस तरह से हमने जो है तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक and best wishes for your exam. Thanks for watching. Please share the video and like and subscribe also this, and अगर आपका जी चले तो वीडियो को हाइप भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।